डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण को शुरू किया था, जिसमें हमने पहला अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं और इनके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था। और लास्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भस्म अम्ल का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे भस्म की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। भस्म जिसे हम क्षार बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है भस्म के रासायनिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके, फर्स्ट नंबर है, कह रहे कि कुछ धातुएं भस्म से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे धातुएं जो है जो कि भस्म के साथ रिएक्ट करती हैं यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो वह क्या करती हैं जी, हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, कह रहा है कि भस्म धातुओं से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो कल शायद हम लोग पढ़े थे कि धातुओं से अभिक्रिया करके अम्ल, आज हमने क्या लिखा कि भस्म धातुओं से अभिक्रिया कर, तो ये क्या करता है कि लवण और जल बनाता है। तो आइए समझते हैं कैसे बनाता है। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, CaOH ये भस्म है। आप कहेंगे कि सर कैसे आप कहते हैं कि ये भस्म है, हमने पहले ही आपको बताया है कि भस्म क्या होता है। देखिए इसमें OH माइनस का मिलेगा, ठीक है, और जिसमें OH माइनस को तोड़ने पे OH माइनस का मिलेगा, मीन जिसमें OH माइनस का मिले उसे हम क्या कह सकते हैं, भस्म कह सकते हैं, क्षार कह सकते हैं। और ये क्लोरीन वी नो दैट कि क्लोरीन जो है क्या होता है, एक धातु होता है। और जब ये धातु और ये भस्म एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से जो है यह Cl जो होता है ये OH को विस्थापित कर देता है, यानी यहाँ से भगा देता है, अपने जाकर जो है इसके साथ जुट जाता है। तो आइए देखिए क्या बना लेता है, CaOCl2 + H2 मीन्स कि ये क्या यहाँ पे क्या मिला हमें, तो एक मिला मेटल, ठीक है, एक मिला मेटल और प्लस एक कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, तो कंपाउंड अगर ऐसा मिल जाए तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, लवण कहते हैं। तो देखिए इसमें Ca जो है हमारा क्या है, मेटल है, और OCl2 जो है हमारा क्या है जी, OCl2 जो है हमारा एक कंपाउंड हो सकता है। तो कंपाउंड जब कंपाउंड हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, लवण हो गया, है ना, ये लवण हो गया। और ये लवण हो गया और साथ ही साथ ये क्या निकाल दिया, तो ये हमारा जल को जो है बाहर निकाल दिया, यानी कि जल का निर्माण कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। कह रहा है थर्ड नंबर, भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बना। तो शायद कल हम लोग ये पढ़ा था उस प्रॉपर्टीज, उसके भी प्रॉपर्टीज में, किसके प्रॉपर्टीज में भाई, अम्ल के प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया कर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक वही चीज है, लेकिन यहाँ क्या है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर, कोई बात नहीं अम्ल भस्म से करे या भस्म अम्ल से करे, बात तो एक ही है। दोनों अभिक्रिया करके क्या करते हैं भाई, तो लवण बनाते हैं, कल भी हमने पढ़ा था। जल बनाते हैं, कल भी हमने पढ़ा था। और इस तरह की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया है। देखिए यहाँ पे NaOH + HCl, वहाँ पे H2SO4 लिए होंगे, यहाँ पे HCl लिए हैं, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि कोई भी अम्ल आप लेके करो रिएक्शन वैसा ही होने वाला है। तो NaOH जो है ये हो गया आपका एक भस्म, और HCl ये जो है अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया किया तो ये H जो है OH के साथ जाकर जुड़ गया, और Cl जो है Na के साथ इस तरह से बना NaCl, और NaCl को हम बोलते हैं क्या, सॉल्ट बोलते हैं, यानी कि लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लवण बोलते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट, और साथ ही साथ ये क्या किया जी, जल का मतलब कि जल का उत्पादन किया, जल का निर्माण किया, है ना। तो जब कोई अभिक्रिया में एक भस्म और एक अम्ल मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे जो है लवण तथा जल का निर्माण होता है। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था भस्म के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंडिकेटर, सूचक क्या है।
देखिए ये सूचक का काम क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं सूचक ये होता क्या है। सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग परिवर्तन, अपने गंध परिवर्तन से जो है वस्तुओं में अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखे हैं। लिखे हमने सूचक क्या है, तो सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देती है ना। यानी एक ऐसा पदार्थ, सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो कि अपने रंग परिवर्तन से जो है वस्तुओं या पदार्थों की जो है अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की गुण को दिखाती है, बताती है। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं, तो ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, तो प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाता है, तो लिटमस पत्र। ठीक है, पीछे हमने आपको लिटमस पत्र के बारे में थोड़ा बताया भी है। लिटमस पत्र, हल्दी आ जाता है आपका प्राकृतिक में, लाल पत्ता गोभी आ जाता है, चुकंदर आ जाता है ना, इत्यादि और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, संश्लेषित सूचक दूसरा हो जाता है हमारा संश्लेषित सूचक, जिसे बनाया जाता है अपने से, तो ये हो जाता है हमारा मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, ये 2 जो है संश्लेषित सूचक जो है बहुत ही फेमस सूचक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, तीसरा हमारा होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक होता है वैनिला, प्याज का रस, लौंग का तेल इत्यादि जो है, यह सभी क्या होते हैं, तो गंधीय सूचक होते हैं। अब यह सभी जो है अपने रंग परिवर्तन, अपने गंध परिवर्तन के द्वारा जो है पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीय होने की पहचान को कराते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कैसे जो है हम पहचान करते हैं कि कौन सी पदार्थ अम्ल होगी और कौन सी पदार्थ क्षार होगी और कौन सा उदासीन होगा। इसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे जो है किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय होने की पहचान करते हैं सूचक की सहायता से। सूचक हमने 3 तरह का पढ़ा, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। तीनों का बारी बारी इस्तेमाल करके देखेंगे कैसे जो हम पदार्थों का चेक करते हैं कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। तो आइए पहला देखते हैं प्राकृतिक सूचक। कहता है कि प्राकृतिक सूचक में सबसे पहला लिटमस पत्र। लिटमस पत्र से जो है कैसे पहचानेंगे वस्तु या कोई पदार्थ जो है अम्लीय है, क्षारीय है। तो देखिए, अगर कोई पदार्थ, हम ऐसा पदार्थ लिए हैं और उसके बारे में हमें पता नहीं है, चेक करना है कि वह अम्ल है या क्षार है, तो उसमें हम लिटमस पेपर को इंटर करेंगे। नीले कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसको जो है हम उस पदार्थ में डालेंगे, उस पदार्थ पे टच करेंगे तो वह नीला लिटमस पत्र जो होगा वो अपना रंग बदलकर लाल कर देगा, यानी लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी अम्ल में हम लाल वाले लिटमस पत्र को डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहले भी हम सीख चुके हैं। आगे कह रहा है कि क्षार के लिए, तो क्षार के लिए कह रहा है बाबू कि अगर हम लाल लिटमस पत्र को डालते हैं किसमें, क्षार में, तो वह क्या हो जाता है, नीले रंग में जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी लाल लिटमस पत्र को जब हम टच करेंगे क्षार पे तो वह नीला हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, नीला को अगर क्षार में हम टच करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा हल्दी। हल्दी जो है, अगर हल्दी को हम अम्लीय चीज़ों में डालेंगे जिसमें अम्ल की मात्रा होती है, वह क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़, इस पर एक कॉमन एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। देखिए, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो क्या होता है कि कभी सब्जी वगैरह गिर जाता है हमारे बेड वगैरह पे या फिर कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह पे। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्रेस पे जब गिरता है तो जब हम उसको पानी से धोते हैं या कुछ देर बाद देखते हैं तो वह हल्दी जो है पीला हो जाएगा, पीला रंग का हो गया रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस खाद्य पदार्थ में जो है अम्ल की मात्रा है, तभी जो है वह जो है कि उसमें जो हल्दी डाला गया है वह आपको पीले कलर में टर्न हो जाता है। यानी देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम हल्दी से टेस्ट करते हैं किसी पदार्थ की अम्लीय क्षारीय का, तो वह जो है उसका रंग जो है हल्दी का जो है वह टर्न हो जाता है किसमें, पीले रंग में। ठीक है, अगर उसी हल्दी को हम क्षार में डालते हैं तो वह उसका रंग जो है लाल भूरा हो जाता है, यानी कि भूरे कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चुकंदर को अगर हम अम्ल के साथ
प्रयोग करते हैं तो वह पर्पल कलर का हो जाता है, यानी लाल बैगनी कलर का हो जाता है। अगर क्षार के साथ टच करते हैं तो वह पीले कलर में बदल जाता है। चुकंदर का कलर आप बिल्कुल जानते हैं, जब वह अम्ल के साथ आता है तो पर्पल हो जाता है और क्षार के साथ जाता है तो पीला हो जाता है। नेक्स्ट, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी भी ठीक वैसे ही अम्ल के साथ लाल बैगनी यानी पर्पल कलर का ही रह जाता है, लेकिन जब क्षार के साथ हम इसको टेस्ट करते हैं तो यह हरे कलर में बदल जाता है। ठीक है। दूसरा है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में आपका मेथिल ऑरेंज जो कि अम्ल के साथ लाल होता है और क्षार के साथ पीला हो जाता है। फिनाफ्थेलिन, यह अम्ल में रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। और उसके बाद अगर क्षार में हम इसको इंटर करते हैं तो वह गुलाबी रंग में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में हमने 2 एग्जाम्पल ही लिखा है यहाँ पे, प्याज का रस और वेनिला। ठीक है। तो प्याज का रस जो होता है अम्ल के साथ अगर आप उसको टच करेंगे, यानी अम्ल में प्याज के रस को डालेंगे तो उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, यानी वो रिटेंस रहने वाला है, यानी कि वो स्थिर रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर क्षार के साथ डालेंगे तो उसका जो स्मेल है, प्याज का स्मेल जो होता है वह स्मेल जो है कम हो जाएगा, यानी उसका गंध जो है कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर वेनिला को अम्लीय पदार्थों के साथ टच करते हैं तो उसमें के गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षार के साथ अगर टच करते हैं तो उसके गंध में कमी आ जाती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्या गंधीय सूचक, संश्लेषित सूचक और प्राकृतिक सूचक से ही हम वस्तुओं के, पदार्थों के अम्लीय, क्षारीय और उदासीनता की पहचान करते हैं? जी नहीं, इसका एक और तरीका होता है और उसका नाम होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल के माध्यम से भी जो है हम वस्तुओं के अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की पहचान करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसे जो है पीएच स्केल होता क्या है और इसे जो है कैसे हम अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीनता की पहचान करते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल की सहायता से हम कैसे किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता की पहचान करते हैं। ठीक है। आइए, पीएच स्केल क्या है? कह रहे कि तनु विलयनों की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रवृत्ति के माप के लिए एक अलग टाइप के, एक अलग प्रकार का स्केल यूज किया जाता है। उसी स्केल को जो है हम पीएच स्केल कहते हैं, जिस पर जो है पीएच मान अंकित होता है। ठीक है। मैंने एक समझने के लिए ऐसा स्केल बनाया जिस पे जो है 0 से लेकर 14 तक जो है वैल्यू दी गई है और यह पीएच वैल्यू है। क्या जी? पीएच मान है, पीएच मान, ये सभी जो है पीएच मान दिया गया है। देखिए, अगर किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का हमें अम्लीय, क्षारीय, उदासीनता की पहचान करनी है तो हम उस पदार्थ को अगर इस स्केल को उस पदार्थ में डालते हैं और उसका रिजल्ट जो है कुछ ऐसा आता है कि उसका रिजल्ट 0 से 7 के अंडर आता है। ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वह पदार्थ जो है अम्लीय हो जाता है ना, अम्लीय हो जाता है। दूसरा, अगर 7 से अधिक और 14 तक आता है तो वह पदार्थ जो है क्षारीय हो जाता है। ठीक है। किसी पदार्थ में हम इस स्केल को डालते हैं और उस पे जो है वैल्यू बताता है, क्या चीज़? अगर 0 से 7 के बीच वैल्यू बताता है मीन्स कि वह पदार्थ अम्लीय है। ठीक है। और अगर 8 से 14 की तरफ बताता है मीन्स कि वह पदार्थ जो है क्षारीय है। ठीक है। अब जिसका जितना ही कम वैल्यू है वह अम्लीय के लिए, जिसका जितना ही कम वैल्यू है वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय है। क्या कहेंगे? जितना ही कम वैल्यू है उतना ही ज़्यादा वह क्या है जी? अम्लीय है। ठीक है। और इधर में जितना ही ज़्यादा वैल्यू है उतना ही यह क्षारीय है।
ठीक है। तो बात आता है कि ये 7 क्या होता है। तो 7 अगर किसी का वैल्यू बताता है केवल और केवल 7, तो वह जो होता है उदासीन होता है ना, उदासीन होता है, ना ही वो अम्लीय होता है ना ही वह क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है। जैसे पानी जो है उदासीन होता है, उसमें अम्ल एवं क्षार किसी का भी गुण नहीं पाया जाता। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और इसलिए जो है जल को जो है हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि ये पीएच है क्या, पीएच किस चिड़िया का नाम है। तो चलिए आइए समझते हैं पीएच क्या है। कह रहे कि पीएच किसी जलीय विलयन का पीएच, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ चार्ज का जो है मोलर सांद्रण का लघु गणक होता है, ऋणात्मक लघु गणक, यानी कि pH बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अब आते हैं इस पे कुछ और मुख्य बातें होती हैं pH पर, जैसे कि pH जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। ठीक है, यानी जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। चलिए, तो इसके बाद pH से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और हम समझते हैं कि pH का, जल का जो है pH मान का लघु गणक क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए तो देखते हैं अब हम जल के आयनिक गुणनफल क्या होते हैं। पीछे हमने देखा था pH मान क्या होता है, अब हम देखेंगे जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। pH हमने समझा कि उसमें आयनों के जो है हाइड्रोजन आयन के जो है लघु गणक, ऋणात्मक लघु गणक जो होता है pH वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है। ठीक है, तो जल हम जानते हैं जनरली हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड यानी H+OH से मिलकर बना है H2O। ठीक है, यानी कि देखिए इस जल का H2O जो फॉर्म होता है वह इसी से बनता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोक्साइड आता है। हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज होता है, और इन दोनों का गुणा किया जाए तो आयनिक गुणनफल इनका होता है 10⁻⁻14। ठीक है, 10⁻⁻14 जो है इसका आयनिक गुणनफल होता है। आइए अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहे कि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁵ मोल है, तो इसका हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि हाइड्रोजन आयन दिया है क्या है जी 10⁻⁻5 मोल। ठीक है, होता है चूंकि H+ इंटू OH- बराबर 10⁻⁻14। H का वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻5 इंटू OH बराबर 10⁻⁻14। OH का वैल्यू हमें निकालना है बराबर 10⁻⁻14 बाई 10⁻⁻5। ठीक है, तो OH बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो 10⁻⁻14 है और ये ऊपर जाएगा तो ये इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, सॉरी +5 हो जाएगा। क्योंकि नीचे था तो माइनस में है, तो एक फार्मूला होता है 1/a⁻n होता है a⁻n। ठीक है, तो वैसे ही 1/10⁻⁻5 तो a⁻10⁻+5 हो गया, ये ऊपर गया तो अब इसको हम लिख सकते हैं OH माइनस इक्वल टू हो जाएगा 10 - 14 और +5। चूँकि बेस इक्वल तो पावर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, मिलकर क्या बने जी 10⁻⁻9, यानी OH हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उनका वैल्यू जो होता है 10⁻⁻9 मोल होता है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से जो है हम अगर जल के आयनिक गुणनफल को जानते हैं तो अगर उसमें से कोई एक वैल्यू दे दिया जाए, यानी हाइड्रोजन आयन दे दिया जाए या फिर हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया जाए, तो उससे आपको पूछता है कि हाइड्रोजन आयन अगर दिया है तो हाइड्रोक्साइड आयन पूछेगा, हाइड्रोक्साइड आयन दिया है तो हाइड्रोजन आयन पूछता है आपसे निकालने के लिए। तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और इसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, और भी बहुत सारे टॉपिक जो इस चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के से बाकी हैं, उनको भी आगे के क्लासेस में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।